हेलो बच्चों, पिछले टर्न पे हमने एनाटॉमी का टॉपिक प्लांट टिश्यू शुरू करा था। पिछली बार हमने सिंपल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा और आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें जटिल ऊतकों के बारे में बताऊंगी। जटिल ऊतक, जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं, अतः विषमांगी प्रकृति के होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि इनका संगठन संरचनात्मक व कार्यात्मक रूप से विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा स्थापित होता है। इसलिए ये सरल ऊतकों से पूर्णतया भिन्न होते हैं, क्योंकि सरल ऊतक जो हैं वो होमोजीनस होते हैं। होमोजीनस यानी समांगी, यानी वो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, इसलिए वे होमोजीनस कहलाते हैं। हालांकि जटिल ऊतक विषमांगी प्रकृति के होते हैं, फिर भी इनकी घटक कोशिकाओं की उत्पत्ति एक समान होती है। अर्थात ये कई प्रकार के ऊतकों से मिलकर बना है, यानी एक से अधिक प्रकार के ऊतकों से मिलकर बना है, फिर भी इनके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो उत्पत्ति में समानता लिए हुए होते हैं, यानी उनकी उत्पत्ति एक समान ही होती है। सवनी पौधों में दो प्रकार के जटिल ऊतक पाए जाते हैं, जाइलम व फ्लोएम, और इन दोनों को सम्मिलित रूप से वैस्कुलर टिश्यू कहा जाता है, क्योंकि यह पौधों में वैस्कुलर बंडल्स का निर्माण करते हैं, यानी संवहन बंडलों का निर्माण करते हैं। जो पहला कॉम्प्लेक्स टिश्यू है वो है काष्ठ ऊतक, यानी कि जाइलम, या इसका एक अन्य नाम और है हेड्रोम। तो काष्ठ ऊतक कह लो, या दारू ऊतक कह लो, या जाइलम कह लो, या हेड्रोम कह लो, ये चारों नाम जाइलम के ही हैं। सर्वप्रथम हम यह जानेंगे कि जाइलम शब्द का जो गठन है वो सर्वप्रथम जर्मन वनस्पति शास्त्री नजेली ने 1958 में किया था। इसकी उत्पत्ति जाइलोज, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काष्ठ, शब्द से हुई है। इनकी कोशिकाएं उत्पत्ति में एक समान होती है, परंतु आकृति, परिमाप तथा अपने विशिष्ट कार्य में भिन्नता प्रदर्शित करती है। इसलिए इन अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं के समूह को जटिल ऊतक कहा जाता है। सवनी पौधों में जल एवं खनिज पदार्थों का जड़ के ऊपर की ओर संवहन संचालित करने के लिए, यानी कि खनिज पदार्थों के अपवर्ड मूवमेंट के लिए जाइलम एक विशिष्ट ऊतक है। जल एवं खनिज पदार्थों का संवहन संचालित करने के अतिरिक्त जाइलम का मुख्य कार्य पादप अंग को यांत्रिक दृढ़ता एवं कठोरता प्रदान करने का होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जाइलम एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, जटिल ऊतक है, जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है, और इसका मुख्य कार्य है जल व खनिज पदार्थों का जड़ के ऊपर की ओर, यानी अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। ये जाइलम का मुख्य कार्य है। इसके अतिरिक्त यह प्लांट ऑर्गन को, यानी प्लांट पादप अंग को यांत्रिक दृढ़ता एवं कठोरता भी प्रदान करता है। अब हम आते हैं कि प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम क्या है, यानी प्राथमिक एवं द्वितीय जाइलम क्या होते हैं या किसे कहते हैं। प्राथमिक जाइलम जो है वो पौधे के प्राथमिक शरीर के अक्ष, अर्थात जड़ व तने में उपस्थित प्रोकैम्बियम से विकसित होता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जब पादप युवावस्था में होता है तब उसका जड़ और तना कम विकसित होता है, यानी कि अगर हम उसका सेक्शन काटें या हम उसकी काटें जड़ की या तने की, तो उसमें जो जाइलम दिखाई देगा जाइलम, वो प्राथमिक जाइलम कहलाता है। और सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी जाइलम जो है वो पादप शरीर में सेकेंडरी ग्रोथ हो जाने के उपरांत बनता है। और जो सेकेंडरी जाइलम है वो
वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी के कारण बनता है। यानी कि कैम्बियम या वेस्कुलर कैम्बियम कह दें, इसकी एक्टिविटी के कारण सेकेंडरी टिश्यू का निर्माण होता है, जिसमें सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनते हैं। और वेस्कुलर कैम्बियम का मुख्य कार्य अक्ष के आयतन या मोटाई में वृद्धि करने का होता है। यानी सिंपल शब्द में हम ये कह सकते हैं कि जब युवावस्था में पादप होता है तब वह तना पतला होगा, और वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी के कारण, जो कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में स्थित होता है, उसकी एक्टिविटी के कारण सेकेंडरी टिश्यू का निर्माण होगा, यानी कि सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। और इस सेकेंडरी टिश्यू यानी द्वितीयक वृद्धि के कारण जो बनने वाला उत्तक है, जिसे हम द्वितीयक जाइलम व द्वितीयक फ्लोएम कहते हैं, उसके बनने से जो स्टेम की मोटाई है वह भी बढ़ जाती है। यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ के उपरांत पादप तने में मोटाई में या उसके आयतन, अक्ष के आयतन या मोटाई में वृद्धि होती है। ये जो टेबल दिखाई दे रहा है, इसमें प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम का अंतर स्पष्ट हो रहा है। पहला कैरेक्टर अब हम जाने तो प्राइमरी जाइलम जो है वो प्रोकैम्बियम से उत्पन्न होता है, और जो द्वितीयक जाइलम है उसकी उत्पत्ति पार्श्व विभाज्योतक से होती है, और द्वितीयक प्रकार की इनकी उत्पत्ति होती है। यानी कि जो पौधे में प्रारंभिक अवस्था में जो कैम्बियम है वो प्रोकैम्बियम कहलाता है, यानी प्राक एधा कहलाएगा, जो कि प्राथमिक जाइलम का निर्माण करता है। और जो द्वितीयक जाइलम है वो वेस्कुलर कैम्बियम यानी कि संवहन कैम्बियम की एक्टिविटी के कारण, यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ के कारण, द्वितीयक वृद्धि के कारण द्वितीयक जाइलम का निर्माण होता है। दूसरा पॉइंट या दूसरा इसका अंतर जो है वो है प्रोटोजाइलम तथा मेटाजाइलम सुस्पष्ट होते हैं प्राथमिक जाइलम में, और द्वितीयक जाइलम में सुस्पष्टता नहीं होती। जो प्राइमरी जाइलम है यानी प्राथमिक जाइलम जो है, इनकी वेसल्स या वाहिकाएं एक तरह का क्या होते हैं, इसका कंपोनेंट है। कंपोनेंट यानी कि जो जाइलम है वो 4 प्रकार के उत्तकों या टिश्यू से या सेल से मिलकर बना है: ट्रैकिड्स, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा और फाइबर्स। तो वाहिकाएं या वेसल्स जो हैं वो एक प्रकार का इसमें कंपोनेंट है। तो जो प्राइमरी जाइलम है उसमें वाहिकाएं तथा वाहिनिकाएं अपेक्षाकृत लंबी एवं सक्रिय होती है, और जो द्वितीयक जाइलम में वाहिकाएं एवं वाहिनिकाएं होती हैं वो चौड़ी व छोटी होती हैं। प्राइमरी जाइलम में वार्षिक वलय नहीं बनती, और द्वितीयक जाइलम में सेकेंडरी ग्रोथ के कारण एनुअल रिंग्स बनती है। प्राइमरी जाइलम में जाइलम रेशे प्रचुर मात्रा में नहीं पाए जाते, जबकि जो सेकेंडरी जाइलम है यानी द्वितीयक जाइलम है उसमें जाइलम रेशे प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे जाइलम की घटक कोशिकाओं की, यानी जो जाइलम है वो किन किन सेल से मिलकर बनता है। जाइलम मोटे तौर पर 4 निम्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है। पहला है ट्रैकिड्स यानी वाहिनिकाएं, दूसरा है वेसल्स यानी वाहिकाएं, तीसरा है जाइलम पैरेन्काइमा यानी जाइलम मृदुत्तक, और चौथा है जाइलम रेशे यानी कि फाइबर्स। चूँकि ये 4 कंपोनेंट मिलकर जाइलम बनाते हैं, इसीलिए ही जाइलम को कॉम्प्लेक्स टिश्यू या जटिल उत्तक कहा जाता है। अब हम बारी बारी से इन चारों कंपोनेंट का अध्ययन करेंगे। जो पहला कंपोनेंट है या पहला घटक है वो है ट्रैकिड्स यानी कि वाहिनिकाएं। प्राथमिक जाइलम में जैसा हमने अभी बात करी कि इनकी उत्पत्ति प्रोकैम्बियम से होती है। प्रोकैम्बियम यानी प्राकेधा। प्रोकैम्बियम का शाब्दिक अर्थ अगर अपन जाने तो यानी प्राइमरी जो स्ट्रक्चर में कैम्बियम उपस्थित है, यानी कि जो तरुण अवस्था में पादप तने में या जड़ में जो कैम्बियम होता है वो प्राकेधा होता है, जबकि द्वितीयक जाइलम में संवहन कैम्बियम से बनती हैं। यानी कि जो सेकेंडरी जाइलम है जो कि वेस्कुलर कैम्बियम यानी जाइलम और फ्लोएम
टिश्यू के बीच में उपस्थित संवहन कैम्बियम है जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए उत्तरदायी है, तो ट्रैकिड्स का निर्माण सेकेंडरी जाइलम में वेस्कुलर कैम्बियम से होता है। अगर हम संरचना की बात करें ट्रैकिड्स की, यानी वाहिनिका की स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, संरचना की बात करते हैं, तो यह लंबी सुदीर्घित संकरी तथा दोनों ओर से नुकीली कोशिकाएं होती हैं तथा यह पूर्णतः मृत होती है क्योंकि इनका जीव द्रव्य समाप्त हो जाता है। अब हम इस जगह स्पष्ट करना चाहेंगे कि जो जाइलम है वो 4 कोशिकाओं से मिलकर बना है, 4 प्रकार के घटकों से मिलकर बना है, जिसमें से 3 जो हैं ट्रैकिड्स, वेसल्स और फाइबर्स, यानी वाहिनिकाएं, वाहिकाएं व जाइलम रेशे, ये तीनों कंपोनेंट या तीनों घटक मृत होते हैं। जो सजीव उत्तक जाइलम में पाया जाता है वो केवल जाइलम मृदुत्तक होता है। अब हम पुनः वापस स्ट्रक्चर पे आए तो जो ट्रैकिड्स है, जैसा कि हमने बात करी, मृत होते हैं क्योंकि इनका जीव द्रव्य समाप्त हो जाता है। इनकी कोशिकाओं की गुहा, यानी जो इनकी कोशिकाओं के अंदर का जो ल्यूमन या कोशिका गुहा है वो अपेक्षाकृत चौड़ी होती है तथा इनकी कोशिका भित्तियों पर लिग्निन का स्थूलन पाया जाता है। बच्चों थोड़ा ध्यान दें, लिग्निन का स्थूलन पाया जाता है। यह छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इन पे थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ने की ज़रूरत है। इनकी कोशिका भित्ति में लिग्निन का स्थूलन पाया जाता है, अर्थात लिग्निन के स्थूलन के कारण इनकी कोशिका भित्तियों पर अनेक प्रकार की आकृतियां बन जाती हैं। यानी कि जो इनकी साइड वॉल्स हैं, कोशिका भित्ति हैं, इन लंबी सक्रिय नुकीली कोशिकाओं की जो साइड वॉल्स हैं उन पर अनेक प्रकार की शिल्पाकृतियां बन जाती है। क्यों बन जाती है? क्योंकि इनकी भित्तियों पर लिग्निन का स्थूलन पाया जाता है और लिग्निन के स्थूलन से इनकी जो भित्तियां हैं उनकी आकृतियां अलग अलग सी बन जाती हैं। कुछ में सर्पिलाकार, कुछ में वलयाकार, कुछ में जालिकामय एवं गर्तीय या पिटेड। पिटेड मीन्स होल्स, पिट होना, गर्त होना। तो यानी इस तरह की जो शिल्पाकृतियां हैं वो बन जाती हैं। प्राकेदा द्वारा सर्वप्रथम निर्मित वाहिनिकाओं पर, यानी कि जो प्राइमरी जाइलम में जो वाहिनिकाएं बनती हैं उन पर वलयाकार अथवा स्पाइरल निक्षेपण पाया जाता है, जबकि बाद में बनने वाली, यानी कि जो सेकेंडरी टिश्यू में बनने वाली यानी सेकेंडरी जाइलम में बनने वाली वाहिनिकाएं हैं उन पर गर्तमय, सीढ़ीनुमा या जालिका रूपी निक्षेपण पाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि ट्रैकिड्स कहाँ कहाँ पाई जाती है। यह संवहनी पौधों में टेरिडोफाइट्स व जिम्नोस्पर्म के जाइलम उत्तक में प्रमुख रूप से पाई जाती है। चूँकि लोअर जो प्लांट्स हैं यानी कि एल्गी, फंजाई यानी शैवाल, कवक व ब्रायोफाइट, इसमें संवहन उत्तकों का अभाव होता है, अतः जो संवहनी पौधे जो हैं वो टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ही होते हैं। तो इनके जाइलम उत्तक में ये प्रमुख रूप से पाई जाती हैं तथा जल एवं खनिज पदार्थों के ऊपर ऊपरी गमन का कार्य जो है वो इन वाहिनिकाओं के द्वारा ही संपन्न होता है। परंतु आवृत बीजियों में वाहिनिकाओं के साथ वाहिकाएं भी पाई जाती है। यानी कि आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म में जो वाहिनिकाओं के साथ साथ जो है वो यानी कि ट्रैकिड्स के साथ साथ वेसल्स भी पाई जाती हैं। वेसल्स जो कि इसका दूसरा घटक है उसकी हम आगे बात करेंगे, वो एंजियोस्पर्म्स में पाई जाती है। इसका कार्य जो है, इनका कार्य जल एवं खनिज पदार्थों का संवहन, विलयन का संचालन तथा पौधे को यांत्रिक क्षमता प्रदान करने का होता है। यानी कि जो ट्रैकिड्स या वाहिनिकाओं का मुख्य कार्य है वह जल व खनिज पदार्थों का संवहन करना और विलयन का ट्रांसलोकेशन या संचालन और पौधे को यांत्रिक क्षमता प्रदान करना होता है। अब हम बात करते हैं जाइलम के दूसरे घटक की यानी वाहिकाओं की। यह लंबी बेलनाकार तथा नलिका के समान संरचनाएं हैं।
इनकी उपस्थिति आवृतबीजी पौधों यानी एंजियोस्पर्म पौधों के जाइलम का प्रमुख लक्षण होता है। एक लंबी नलिका के समान वाहिका अनेक वाहिकीय सदस्यों से जुड़कर बनती है। यानी ये जो लंबी नलिका है वो अनेक इसी तरह के वाहिकीय सदस्यों से जुड़कर बनी होती है। वाहिकीय सदस्य एक के ऊपर एक, यानी जो ये वेसल्स हैं वो एक के ऊपर एक, वेसल्स को हिंदी में वाहिकाएं कहते हैं। तो ये वाहिकाएं या वेसल्स जो हैं वो एक के ऊपर एक पंक्तिबद्ध रूप से या रैखिक क्रम रूप में व्यवस्थित होती हैं। अब बारी आती है इनके स्ट्रक्चर की। जो ट्रैकिड्स हैं उन्हीं के समान ही वाहिकाएं यानी वेसल्स मृत होती हैं, अर्थात इनकी भित्तियों पर लिग्निन का स्थूलन पाया जाता है। लिग्निन युक्त कोशिका भित्तियों की भीतरी सतह पर द्वितीयक स्थूलन की विभिन्न आकृतियां जैसे वलयाकार, स्पाइरल, सर्पिलाकार, जालिका रूपी या गर्तीय स्थूलन पाए जाते हैं। ट्रैकिड्स और वेसल्स में जो इवोल्यूशन हुआ, यानी कि पहले ट्रैकिड्स का हुआ या वेसल्स का, इसके बारे में अनेक वनस्पति शास्त्रियों ने अध्ययन किया है। इन बॉटनिस्ट के अनुसार विकास क्रम में वाहिकाओं का परिवर्धन वाहिनिकाओं से हुआ होगा। यानी इनका मानना है कि वेसल्स यानी वाहिकाओं का जो डेवलपमेंट है वो वाहिनिकाओं से माना गया है। वाहिनिकाएं यानी कि ट्रैकिड्स का, अर्थात वेसल्स का इवोल्यूशन ट्रैकिड सेल से माना गया है। उनका कहना है कि विकास की प्रक्रिया में वाहिनिकाओं की लंबाई तो घटती गई परंतु इनका व्यास चौड़ा होता गया। यानी कि जो वेसल्स होती हैं, वेसल्स जो होती हैं वो चौड़ी होती हैं, जबकि जो ट्रैकिड्स हैं वो लंबी और सक्रिय होती हैं। अर्थात विकासीय दृष्टिकोण से लंबी व सक्रिय वाहिका पुरानी यानी पुरातन माना गया है, प्रिमिटिव कह सकते हैं हम, जबकि छोटी लेकिन चौड़ी वाहिका प्रगत या एडवांस्ड मानी जाती है। जो इसका पूरा सार निकलता है वो ये है कि जो ट्रैकिड्स होती हैं यानी कि वाहिनिकाएं होती हैं वो पतली और लंबी होती हैं, जबकि वाहिकाएं यानी कि वेसल्स जो हैं वो छोटी व चौड़ी होती हैं। और छोटी और चौड़ी वाहिका को आधुनिक माना गया है, जबकि लंबी व पतली ट्रैकिड्स को पुरातन या प्रिमिटिव माना गया है। इन तथ्यों के आधार पर हम यह भी कह सकते हैं कि वाहिनिकाओं अर्थात वाहिकाओं में पहचान इनके लंबाई, उनके व्यास एवं अनुप्रस्थ भित्ति में छिद्रों की उपस्थिति के आधार पर होता है। वाहिनिकाओं के समान ही इनका निर्माण भी कैम्बियम से ही होता है। यानी ट्रैकिड्स और वेसल्स का निर्माण जो है वो एधा या कैम्बियम से ही होता है। अब बारी आती है इनके डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी कि कहाँ कहाँ ये मिलेंगे प्लांट्स में, डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण इनका क्या है। संवहनी पौधों में यह केवल आवृत बीजियों में पाई जाती है। यानी कि जो वेसल्स हैं या वाहिकाएं हैं ये केवल एंजियोस्पर्म आवृत बीजियों में ही पाई जाती है, परंतु कुछ पुरातन आवृत बीजियों जैसे ड्रीमिस, टेट्रासेंड्रोन एवं ट्रोकोडेंड्रॉन में वाहिकाएं नहीं पाई जाती। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि संवहनी पौधों में यह यानी वेसल्स जो हैं वो वैसे तो आवृत बीजियों में पाई जाती हैं, यानी कि उसका करेक्टर है, ये लक्षण है, परंतु जो कुछ पुराने आवृत बीजी हैं जैसे कि ड्रीमिस, टेट्रासेंड्रोन एवं ट्रोकोडेंड्रॉन, इनमें वाहिकाएं नहीं पाई जाती। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्पल सहित यानी कि ये पूछा जाता है कि पुरातन एंजियोस्पर्म या आवृत बीजी कौन से हैं जिनमें कि वेसल्स का अभाव होता है। तो ये 3 नाम हैं, ड्रीमिस, टेट्रासेंड्रोन एवं ट्रोकोडेंड्रॉन। इनके अतिरिक्त टेरिडोफाइट्स व जिम्नोस्पर्म में भी कुछ अपवादों को छोड़कर वाहिकाएं प्राय अनुपस्थित होती हैं। अर्थात टेरिडोफाइट्स व जिम्नोस्पर्म में भी वेसल्स अनुपस्थित
पाई जाती हैं। हम इसे इस फॉर्मूला या इस सरल रूप से हम याद रख सकते हैं। कैम VC एब्सेंट इन टेरिडोफाइट्स। कैम मीन्स कैम्बियम, V मीन्स वेसल्स और C मीन्स कंपेनियन सेल्स। जो C है वो फ्लोएम टिश्यू का कंपोनेंट है और जो यहाँ V है वो जाइलम टिश्यू का कंपोनेंट है। अर्थात जाइलम में वेसल्स अनुपस्थित होंगी और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स अनुपस्थित पाई जाती हैं। अंत में हम इसके फंक्शंस की बात करें तो वेसल्स का जो फंक्शन है वह यानी इनका कार्य क्या है, पादप शरीर में जल एवं खनिज पदार्थों का ऊपर की ओर संचरण तथा पौधे को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना वाहिकाओं का मुख्य कार्य है। अगर हम तीसरा पॉइंट इसमें फंक्शंस के अलावा अगर हम दोनों का अंतर जाने यानी ट्रैकिड्स और वेसल्स में क्या डिफरेंस है, वैसे तो हमने देख ही लिया। जो पतली लंबी सकरी और दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं वे ट्रैकिड्स होती हैं और जो छोटी चौड़ी और दोनों सिरों पर छिद्र वाली होती हैं वे वेसल्स होती हैं। जो तीसरा कंपोनेंट है ट्रैकिड्स वेसल्स के अलावा, तीसरा कंपोनेंट जो जाइलम का है वह है जाइलम मृदुतक। जाइलम मृदुतक है जो है वो इकलौता या एक ही ऐसा घटक है जो कि जीवित होता है। मृदुतकी कोशिकाएं प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के जाइलम में पाई जाती है। प्राथमिक जाइलम का अधिकांश भाग मृदुतकी कोशिकाओं से बना होता है और द्वितीयक जाइलम में उपस्थित मृदुतकी कोशिकाओं को दो वर्गों में बांटा गया है, एक्सियल पैरेन्काइमा यानी अक्षीय मृदुतक और रश्मि मृदुतक यानी रे पैरेन्काइमा। तो जो रे पैरेन्काइमा है वो मज्जा रश्मियाँ बनाता है यानी मेडुलरी रे, और जाइलम में केवल जो ये पैरेन्काइमा है हमने जैसे कि बताया काश मृदुतक कोशिकाएं ही जीवित होती हैं। शेष तीनों प्रकार की कोशिकाएं जो हैं वो डेड या मृत होती हैं। जो अंतिम और फोर्थ जो कंपोनेंट है जाइलम का वो है जाइलम फाइबर्स। जाइलम में पाई जाने वाली रेशे के समान जो डेड सेल्स या दृढ़ोत्तक कोशिकाएं हैं वो जाइलम फाइबर्स कहलाती हैं। ये दृढ़ोत्तक या स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं, लंबी पतली एवं निर्जीव संरचनाएं होती हैं और इनके सिरे नुकीले होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति अत्यंत मोटी लिग्निन युक्त होती है तथा इनमें कोशिका बहुत सक्रिय या लगभग समाप्त प्राय होती है। वनस्पति शास्त्रियों के अनुसार जो जाइलम रेशे हैं यानी कि जाइलम फाइबर्स हैं, इनकी उत्पत्ति वाहिनिकाओं यानी कि ट्रैकिड से मानी गई है। यानी इनके द्वारा ये माना गया है कि जो जाइलम रेशे हैं यानी कि जो फोर्थ कंपोनेंट है जाइलम का, चौथा कंपोनेंट है या चौथा घटक है, वो उत्पत्ति वाहिनिकाओं द्वारा उनकी उत्पत्ति हुई है। ऐसे तंतुओं को फाइबर ट्रैकिड्स कहते हैं। और जो लास्ट में हम अगर जाइलम रेशे के कार्य की बात करें तो काष्ठ तंतु का प्रमुख कार्य पौधे को यांत्रिक दृढ़ता एवं बल प्रदान करने का होता है। तो बच्चों आज हम केवल इतना ही डिस्कस करेंगे। जो जटिल उत्तक का जो दूसरा है वेस्कुलर टिश्यू, जैसा कि हमने बताया कि जो जटिल उत्तक है वो संवहन उत्तकों में पाया जाता है। संवहन उत्तक यानी जाइलम और फ्लोएम। तो आज हमने जाइलम टिश्यू की बात करी। कल जो हम है नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे फ्लोएम के बारे में, जिसे हम पोषवाह या बास्ट या लेप्टोम के नाम से जाने जाते हैं। तो जो आगे का शेष भाग है जटिल उत्तक का वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।